निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल का अपना बजट पेश कर दिया है। उस बजट को लेकर तमाम एक्सपर्ट से बात करते जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया उनके लिए बजट की खास बातें जानना बहुत जरूरी है और फिर हम उनका विश्लेषण करेंगे। दरअसल इस बजट में क्या कुछ खास है। स्वास्थ्य बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.3 लाख करोड़ कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 75 साल से बड़े पेंशनधारियों के लिए ब्याज से आय वाले रिटर्न नहीं भरना होगा। इनकम टैक्स के स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। LIC का, भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO आएगा, सरकार की कमाई इससे बढ़ेगी। बीमा के क्षेत्र में विदेशी निवेश 49 से बढ़ाकर 74% किया गया। 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो लाइन का विस्तार किया जाएगा। चुनावी राज्य बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम में नेशनल हाईवे का विस्तार किया जाएगा और भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इस साल 1.75 लाख करोड़ का विनिवेश किया जाएगा, उसका लक्ष्य रखा गया है। तो बजट की एक कुछ खास बड़ी बातें हैं। सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा पैसा आए उसकी कोशिश की गई है। रिएक्शन आ रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, पहले वो सुन लेते हैं। इस बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जहां बहुत कुछ प्रावधान किया गया है, वहीं साथ ही साथ बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वह राजमार्गों की क्षमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में किए जा रहे नए प्रयासों की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दिशा से जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है, यह सभी अभिनंदनीय है। जल जीवन मिशन अब तक ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, शहरी क्षेत्र को भी इसके साथ शामिल करना और जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्र के साथ जोड़ने के साथ ही शहरी क्षेत्र में और भी तमाम प्रावधान जो किए जा रहे हैं, ये सभी स्वागत योग्य हैं। खासतौर पर जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है, इसका पार्ट 2 जारी होना। हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद देश के अंदर सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल का है। देश के अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा, ये स्वागत योग्य है। ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा, ये ऊर्जा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का कारण बनेगा। और यही नहीं, बल्कि अगर हम किसानों की बात करते हैं तो ये सर्वविदित है कि लागत का 1.5 गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को दिया। 1000 अतिरिक्त मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की घोषणा हुई है, ये वास्तव में किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम देने की गारंटी का एक माध्यम बनेगा और एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यावहारिक बजट आज प्रस्तुत किया गया है। MSME सेक्टर जो निवेश का ग्रोथ इंजन माना जाता है, इसके लिए विशेष प्रोत्साहन देना।
तो आपने सुना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब हमारे साथ यहाँ पर एक नया पैनल जुड़ गया है। परिचय बारी बारी से करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ मेरी सहयोगी रुबाना जुड़ गई। रुबाना का स्वागत है फिर से एक बार फिर। अब आप नए बजट के साथ नए रंग में दिखाई दे रही हैं। कुमारदीप मेरे सहयोगी मौजूद हैं। कुमारदीप एक्सपर्ट हैं, हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं। अरे मैं तारीफ कर रहा हूँ, आपको तो शर्मा रहे हैं। केडिया साहब मौजूद हैं, प्रांजल शर्मा मौजूद हैं, प्रदीप सिंह जी हमारे वरिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, आपसे शुरू करना चाहूँगा। बजट भाषण सुना आपने, करीब पौने 2 घंटे बोली निर्मला जी। नंबर दीजिए और क्यों दे रहे हैं, क्यों बाकी नंबर क्यों काट रहे हैं भी समझाइए। नंबर से पहले देखिए, इसमें इस बजट में जान और जहान दोनों की चिंता की गई जी। जो कोविड में शुरू हुआ, जो कोविड का सबसे बड़ा शॉक लगा, वो ये कि हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत ही खराब थी। उस समय से जिस क्राइसिस से हम निकले हैं, तो आगे इस तरह की स्थिति ना आए, उसके लिए इस बजट में चिंता की गई है। देखिए, बजट 1 साल का है, ये 5 साल 10 साल का बजट नहीं है कि आगे की बात करें। तो 1 साल में ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है जितना खर्च बढ़ाया गया है, दुगने से ज़्यादा कर दिया गया है, वो एक दिखाता है दिशा की चिंता किस ओर है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार का ये मानना है कि जो केक है उसमें से किसी के पास बड़ा हिस्सा है, उसे छीन के छोटे वाले को दे देने की बजाय इस केक का साइज बढ़ा दो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आएगा, उसमें रोज़गार बढ़ेगा, तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी, तो तो एक स्पाइरल इफेक्ट होगा इकॉनमी में। तीसरी चीज़ ये है कि आप देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी जोर दिया गया है। रेलवे पे खर्च जिस तरह से बढ़ाया गया है, मेट्रो रेल का नेटवर्क बढ़ाने के लिए कहा गया है, उसके साथ साथ सरकारी बसों के लिए प्रावधान किया गया है। 18,000 करोड़ का मुझे लगता है अब तक का शायद सबसे ज़्यादा बड़ा प्रावधान है। तो इसको मिलाकर कुल देखकर ये कह सकते हैं कि इस बजट में राजनीति की चिंता नहीं है। ये वोट पाने की दृष्टि से बनाया गया बजट नहीं है। ये इकॉनमी को पटरी पर लाने के लिए, कोविड से जो हम निकले हैं, कॉन्ट्रैक्शन से -24% जो है वो एक क्वार्टर में ग्रोथ चली गई थी, वहाँ से निकलकर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोक लुभावन नारों और उसकी उस तरह की घोषणाओं से बचकर जो व्यावहारिक रूप से अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की चिंता कर सके, ऐसे कदम। अब तो नंबर दीजिए, इतनी देर सुना मैंने आपको। 10 में 8 आपने नंबर नहीं, 10 में 8 जी। प्रदीप सिंह ने 10 में से 8 नंबर दिए, बगैर टोके मैंने सुना, तो उन्होंने शायद 2 नंबर मेरे लिए छोड़ दिए। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले, किस चीज क्षेत्र के लिए ये बजट खास तौर पर इम्पोर्टेंट रहा है, कहाँ पर वैक्सीन लगी है इस बजट में, बताएंगी मेरी सहयोगी रुबाना। बिल्कुल, तो आइए जरा जल्दी से आपको बताते हैं कि जो उम्मीद की जा रही थी कि भाई कोरोना काल का ये बजट है और ऐसे में कोरोना की वैक्सीन इंसानों के लिए तो आ गई, लेकिन इकोनॉमी के लिए जब वैक्सीन की बात की जा रही है, तो बजट वाली वैक्सीन लेकर जब आएंगी निर्मला सीतारमण, तो किस किस सेक्टर को क्या प्रायोरिटाइज करके ये वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे में अब तो बजट आ गया है, और बजट आने के बाद अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ आपके सामने। देखिए, स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे और स्वच्छ भारत, तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर जो उभर रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से 2.24 लाख करोड़ जो स्वास्थ्य का बजट इस बार अनाउंस किया गया है, पिछली बार के मुकाबले 135% ज्यादा है। ये निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी अपने बजट भाषण में। कभी स्वास्थ्य जो है वो देश के बजट में प्राथमिकता के तौर पर उभर कर आता नहीं था, लेकिन बिल्कुल इससे उलट जाकर इस बार फिट इंडिया, इस दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया। अच्छा, सड़क के लिए आप देख लीजिए, वो जो कहा जा रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है क्या, तो 1.18 लाख करोड़ का सड़क जो नेशनल हाईवेज बनेंगे उसके लिए ये बजट एलोकेशन, रेलवेज में 1.10 लाख करोड़ का ये एलोकेशन, और साथ ही साथ स्वच्छ भारत 1.41 लाख करोड़ का एलोकेशन जो स्वच्छ भारत के लिए किया गया है। ये स्वच्छ भारत मिशन का 2.0 वर्जन जो अब शुरू होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये वो बड़े सेक्टर्स हैं जहां पर सुमित ये वैक्सीन बजट वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाई है। बिल्कुल, हेल्थ हो गया, सड़क हो गया, रेलवे हो गया, और शायद इन्हीं क्षेत्रों को बढ़ावा देकर, इन्हीं क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट को लाकर ही पटरी पर चीज़ों को लाया जा सकता है। कुमारदीप, अब आपकी बारी है, आपको नंबर भी देने हैं और बजट में क्या अच्छा लगा।
देखिए, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी जिस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं शायद हो रही है, वो है एसेट मोनेटाइजेशन की जो बात की जा रही है। इसमें कहा गया है कि नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन के लिए एक डैशबोर्ड बनेगा। NHAI, PPCIL, पोर्ट्स और हाईवेज़ के लिए जो ट्रस्ट हैं उसके तरफ पैसे दिए जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे और आपके घरों में जो बिजली आती है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तहत आती है। शायद आपके और मेरे घरों में प्राइवेट कंपनी से आती है, लेकिन सरकारी कंपनियां भी हैं। करीबन 17-18 कंपनियां हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, जो कि जर्जर अवस्था में हैं। और ये पावर ट्रांसमिशन जो सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। टोक रहा हूं, लेकिन अगर आप पहले नंबर दे देंगे ना तो ग्राफिक्स बनने में आसानी हो जाएगी। देखिए, प्रदीप जी का नंबर दिख नहीं पाए, आप नंबर दीजिए और फिर विश्लेषण। देखिए, ठीक है, सही बात है। मैं मदद कर दीजिए हमारी तकरीबन टीम जी बिल्कुल 7 के करीब मैं इसमें 7 के करीब देता हूं। लेकिन ये एसेट मोनेटाइजेशन जो है ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो छिपी हुई वेल्थ है कंपनियों के पास, भारतीय सरकारी कंपनियों के पास, उसका प्रयोग करके उस पैसे को बाजार में लाया इसी बात को थोड़ा और समझना चाहूंगा मैं। आम दर्शक के लिए कैसे समझाएंगे एसेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एसेट मोनेटाइजेशन इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक कंपनी होती है, अब जैसे आप समझ लीजिए कि एक सरकारी कंपनी है, अब उस कंपनी के पास सरप्लस जमीनें पड़ी हुई है। एनटीपीसी मान लीजिए फॉर एग्जांपल। हाँ, एनटीपीसी मान लीजिए, BHEL मान लीजिए, उसके पास सरप्लस जमीन पड़ी हुई है। उस जमीन का कुछ हो नहीं रहा है, उस जमीन को आपने बेच दिया। तो उससे जो पैसे मिले आपने बिना विनिवेश किए उस कंपनी का, आपने उसके एक सुप्तावस्था में पड़े हुए एसेट को आपने मोनेटाइज किया। वो एक तरीका है। दूसरा पैसा सरकार के पास सामाजिक क्षेत्र में काम आएगा, जिसके कारण कि आपको टैक्स स्लैब मतलब किसी तरह का अलग करदाता पे कोई भार देने की जरूरत नहीं है, ना कोई नया टैक्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि इस बजट से पहले कितना एसेट होगा? ऐसा काफी एसेट है। बहुत आंकड़ा है, कोई नंबर है? रेलवे के पास है, डिफेंस के पास है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास उस समय बहुत बड़ी लैंड लेकिन इसमें प्रश्न सिर्फ ये है सुमित कि बाजार की ऐसी स्थिति में कितने खरीदार होंगे इस तरह की ज़मीन और जो जायदाद है जो सरकारी कंपनियों के पास है, बहुत सारी जायदाद है, लेकिन वो खरीदने वाले कितने आएंगे, इससे कितना मिलेगा, इसका भी विश्लेषण बाकी है। आपको डाउट क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी खरीदार बाजार में कम है। जब उठती हुई अर्थव्यवस्था में खरीदारी ज़्यादा होती है, अभी लोगों को लग रहा है, हमको अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि स्थिति बेहतर होगी या नहीं, इसलिए उस पर थोड़ा मैं प्रश्न लगा सकता हूँ। मैं प्रांजल की बात से शायद सहमत हूँ, लेकिन एक स्पेशल कंपनी बनाने की बात कही गई है और एक डैशबोर्ड बनाने की बात कही गई है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी व्यवस्था बनाई है, एक व्यवस्था बनाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात सिर्फ और सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट की या जिस तरीके से PPP मॉडल का जिक्र यहाँ पर प्रदीप जी कर रहे हैं, लेकिन इस बार एसेट मोनेटाइजेशन ये बिल्कुल एक तरीके से एक नई टर्म भी है जो इस बार के बजट में हम सुन रहे हैं और ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। एक और खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सुमन सिन्हा जी हैं, MD रिन्यू पावर के। सर बहुत बहुत स्वागत आपका ABP न्यूज में। आप बजट को कितने नंबर दे रहे हैं और क्यों? पहले नंबर। देखिए, बजट को नंबर देने का तो सिलसिला मैंने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था अपने तरफ से। आप लोग दीजिए, बहुत अच्छी बात है। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि जो बजट के जो ऊपर हमारे एक्सपेक्टेशंस थे कि बजट कैसा होगा, उसमें ग्रोथ ओरिएंटेशन होगा कि नहीं होगा, वो मुझे लगता है पूरी हद तक फाइनेंस मिनिस्टर ने उसे वैसे ही किया जैसे हमारा अनुमान था, एक्सपेक्टेशन था, होप था। और अगर आप देखें तो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सोशली इंक्लूसिव बजट है। फिस्कल डेफिसिट के ऊपर जितनी चर्चा हो रही थी पहले, मुझे लगता है FM ने एक एक्सपेंशनरी बजट डाला है। 6.5% फिस्कल डेफिसिट को टारगेट किया है अगले साल के लिए, और उसके आगे जाके भी 3 साल के लिए जो ग्लाइड पाथ दिया है FRBM के अनुसार नहीं गए हैं, और FY 25-26 में भी 4.5% का टारगेट रखा है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण फिस्कल डेफिसिट को हाई रखने के कारण FM के पास काफ़ी फंड्स थे जो उन्होंने बहुत ही जुडिशियसली खर्च किए हैं, बहुत अच्छी तरीके से खर्च किए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस डाला है। और ये ठीक बात भी है, पावर सेक्टर, रेलवेज, रोड्स, और इन सब सेक्टर से एक तो नेशन बिल्डिंग भी होगा, और दूसरा है कि और काफ़ी सेक्टर्स के ऊपर भी डिमांड बढ़ेगा, जैसे कि स्टील, सीमेंट, जॉब क्रिएशन, ये सब पे काफ़ी फोकस भी आएगा उसके कारण। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, पहले दर्शकों को बता दूं कि सुमन सिन्हा जयंत सिन्हा जी के भाई हैं। जयंत सिन्हा जो वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, यशवंत जी के बेटे हैं जो कि वित्त मंत्री रह चुके हैं। लेकिन इनसे परे हट के मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, आपने जो बातें की कि वित्त मंत्री ने बड़े जुडिशियसली खर्च किया, बहुत अच्छा बजट है, कॉर्पोरेट सेक्टर को पसंद आ रहा है। फिकी के चेयरमैन अभी हम उदय शंकर को सुन रहे थे, वो भी वेलकम कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा,
आम गरीब तबका जो हिंदुस्तान का बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है, बीपीएल में है, कैटेगरी में है, उसके लिए इस बजट में क्या है? क्या वो सुख से सो सकता है आज के बाद? क्या आने वाले वक्त में उसको कुछ मिलने वाला है? देखिए, मुझे लगता है इस गवर्नमेंट का फोकस शुरू से ये रहा है कि रादर देन हैंडआउट्स जॉब क्रिएशन देना चाहिए, जिस तरह से भी पॉसिबल हो। तो ये मुझे लगता है एक बजट है जिससे जॉब क्रिएशन काफी बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगा, और उसके कारण जो जॉब क्रिएशन होगा उससे मुझे लगता है कि जितने जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो धीरे धीरे से उनको जॉब्स के सहारे से और उनकी तरक्की हो सकती है। ये मैं बात मानूंगा और सहमत भी हूँ आपसे कि कोई ऐसे डायरेक्ट हैंडआउट्स नहीं थे इस बजट में, लेकिन अगर आप देखें कि जो पिछले जो मिनी बजट्स अनाउंस किए हैं एफएम ने पिछले साल, जिस पर उन्होंने 27 लाख करोड़ रुपए खर्च भी किए हैं, उसमें काफ़ी हद तक बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए ही काफ़ी सारे बेनिफिट्स थे और स्कीम्स थे। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट का एक पूरा फोकस रहा है उस एरिया के ऊपर, और एक तरह से ये बजट को आपको एक पूरे कंटिन्यूम में देखना है, रादर देन कि भाई एक अकेला इसको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरह गवर्नमेंट का देख लें। आप पूरा प्रोग्राम देखिए गवर्नमेंट का, और उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी हद तक सरकार ने बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए भी काफ़ी एक्शंस दिए हैं इस समय तक। सुमन जी, एक सवाल और था मेरे मन में, वो ये कि देखिए हम सब जानते हैं किस तरीके से इकोनॉमी जो है वो सेंटिमेंट पर ज़्यादा चलती है। अच्छा, जो सवाल सुमित ने अभी पूछा था उसी के एक तरीके से कंटिन्यूएशन में है कि ऐसा नज़र आ रहा है, बाजार भी इस तरीके के संकेत दे रहा है कि साहब कॉर्पोरेट को तो बहुत कुछ मिल गया, लेकिन वो मिडिल क्लास, क्योंकि हमने वो बीपीएल वालों की तो बात कर ली, वो मिडिल क्लास जो शायद उम्मीद ये कर रहा था कि साहब उसकी जेब में कुछ पैसा बच जाएगा, टैक्स के अंदर कुछ रियायत मिल जाएगी, क्या आपको लगता है कि उस मोर्चे पर बजट में कुछ कमी रह गई? उत्साह पैदा करना है ना, क्योंकि आम आदमी में अगर आप देखें कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज हैं, जैसे कि डी मार्ट है फॉर एग्जांपल, उसका शेयर प्राइस 5-6% से बढ़ा हुआ है, 7% से बढ़ा हुआ है। तो ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि मार्केट को ये उम्मीद है कि जो बजट प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि इसमें ग्रोथ ओरिएंटेशन है, इसीलिए अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को इससे फ़ायदा होगा और इसलिए उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और इसलिए जैसे डीमार्ट का स्टॉक बढ़ा हुआ है। अब स्पेसिफिकली क्या है इस बजट में स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स रिटेल के लिए या कंज्यूमर्स के लिए, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने ध्यान उतना नहीं दिया उसके ऊपर। लेकिन मुझे ये लगता है कि टैक्स में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है एक तरह से, क्योंकि टैक्स में टिंकर करने से काफ़ी हद तक लोगों को लगता है कि जो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पॉलिसी में वो नहीं रहती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा कुछ होम इंटरेस्ट लोन्स के ऊपर रियायत दे सकते थे, कुछ टैक्स रिडक्शन बढ़ा सकते थे, वो कर सकते थे मुझे लगता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया है और एक ग्रोथ ओरिएंटेशन के ऊपर फोकस किया है, जिससे कि अल्टीमेटली लोगों को वापस नौकरी मिले, लोग खर्चा करें, और मुझे लगता है उस थोड़ा एक फिलोसफिकली उस तरह से बजट को देखा गया है। सुमन जी, मैं फिर से पूछूंगा वही बात, नंबर दे दीजिए ना एक बार। आप नंबर नहीं देते हैं, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है 10 में से 10 नंबर आप दे रहे हैं। Am I right? देखिए, 10 में से 10 देना तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ऐसा तो कोई बजट आ नहीं सकता है जिसमें कि एकदम हर एक आदमी के लिए सब कुछ हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस बजट में सर्टनली एक अच्छी दिशा दिया है इकोनॉमिक ग्रोथ को, और उससे बहुत ही मुझे लगता है आगे जाके फ़ायदा होगा। और इसमें एक साल का ही बजट नहीं है, इसमें ट्रेजेक्ट्री भी दी है थोड़ी अगले सेवरल ईयर्स के लिए, तो आई थिंक उससे काफ़ी फायदा होने वाला है आगे जाके। और बहुत देखिए फाइनेंसिंग में बहुत सारे थिंग्स हैं, बोल रहे हैं आप, एक्सीलेंट बोल रहे हैं। Am I right? देखिए दोनों देखिए दोनों तो करीब बराबर ही हुए, एक्सीलेंट बोलिए, आउटस्टैंडिंग बोलिए, लेकिन दोनों ही तो सुमन जी, आप रहिए हमारे साथ, आपके साथ चर्चा करने में आनंद आ रहा है। इससे बेहतर है, उम्मीद करूंगा जैसे आर्थिक स्थिति देश की बेहतर होती जाए वैसे मेरी सेहत भी बेहतर होती जाए। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जल्दी से रख दूंगा। पहला पॉइंट है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट सरकारों का सबसे पुराना और विवादित तरीका रहा है पैसे कमाने का, सरकारों का। तो ये कोई नया आइडिया नहीं है, अभी तक जितना मैंने बजट की डिटेलिंग देखी है उससे क्लियर है कि कोई नए आइडियाज नहीं नजर आ रहे। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है सुमित, आपके सामने रखना, इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर। इंश्योरेंस सेक्टर का
एक बहुत पुराना मसला है, बीजेपी के इतिहास में जा सकता हूँ, उसके प्राइवेटाइजेशन के विरोध का, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये माना जाता है कि इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट हमारी जनसंख्या की वजह से इंश्योरेंस के लिए। तो आपने जो उसको बड़ा किया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि निवेश की उम्मीदें आपकी बढ़ेंगी इंश्योरेंस में, और आप LIC का IPO भी लेकर आएंगे, ये गवर्नमेंट ने बताया है बजट प्रपोजल्स में। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि आप उस सेक्टर को, क्योंकि LIC सबसे बड़ी कंपनी है सरकार की तरफ से, अब उसको एक नए आयाम तक ले जाकर उसका निजीकरण कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट आए। तो ये दो बातें बहुत सिग्निफिकेंट हैं कि आप अभी भी डिसइन्वेस्टमेंट पर, और ये कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक का आर्थिक इतिहास, इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं अपनाया जा रहा है। आप डिसइन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट है। मैंने एसेट मोनेटाइजेशन की दलील भी सुनी, वो भी एक तरह से सरकार के पास है, उसको बेचना है। अभिज्ञान, टोक रहा हूँ बीच में, मार्क्स तो दीजिए आउट ऑफ 10, कितने मार्क्स देंगे इस बजट को आप? फिर मेरा अगला सवाल। आउट ऑफ 10 में 5 होगा मेरे लिए, क्योंकि GST कलेक्शन बहुत अच्छे हुए हैं, बल्कि रिकॉर्ड GST कलेक्शन। तो मैं सोच रहा था कि टैक्स हो सकता है रिस्ट्रक्चरिंग में, कोरोना से तो 5 नंबर। अभिज्ञान प्रकाश 5। अभिज्ञान, ऑडियो में प्रॉब्लम है और आई थिंक आपका माइक निकल गया। मैं 5 नंबर दिए अभिज्ञान प्रकाश ने। सुमन सिन्हा हमारे साथ थे, लेकिन तमाम मेहमान मेरे साथ हैं। एक बार जो बात अभिज्ञान कह रहे प्रदीप जी, उससे आप कितना सहमत या असहमत हैं कि नया आइडिया नहीं है सरकार के पास पैसा जनरेशन करने का, वही अपनी चीज़ों को बेच दो और पैसा कमा लो? नहीं, अब इसको तो आप, लैक ऑफ न्यू आइडियाज। न्यू आइडिया क्या होगा ये कोई बताता है? एक जो बात कही जाती है पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए, वो क्या होता है पैराडाइम शिफ्ट? हमेशा जो है वो इंक्रीमेंटल ही ग्रोथ होती है। तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया निश्चित रूप से कोई नया नहीं है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कैसे करती है सरकार, ये देखना होगा। हर आइडिया सबके पास है, आइडिया सब अच्छे होते हैं, सवाल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। अब अगर एक मिनट, अगर आपके घर में 5 किलो सोना पड़ा है और परिवार भूखा मर रहा है, तो आप सोना बचा कर रखें और परिवार को मर जाने दें, तो क्या वो सोना लेके ऊपर जाएंगे? लेकिन ये बात हमको याद है कि बीजेपी और बीजेपी के तमाम अनुवांशिक जो संगठन है वो इस तरह की डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध करते रहे जब वो विपक्ष में रहे। खासतौर पे कोरोना काल के बाद का पहला बजट निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है, और उसके बाद निर्मला सीतारमण ने खुद को कहा कि वो संतुष्ट है, उन्होंने बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दिया है। बजट की खास बातें, स्वास्थ्य बजट 94,000 करोड़ था, जो बढ़ाकर 2.3 लाख करोड़ कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए खासतौर पर 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 75 साल से बड़े पेंशनधारियों और ब्याज की उन पर इनकम का रिटर्न नहीं भरना होगा। इनकम टैक्स के स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। LIC का अगले साल IPO आएगा। बीमा के क्षेत्र में विदेशी निवेश 49 से बढ़कर 74% करने का लक्ष्य है। 27 शहरों में 1,116 किलोमीटर मेट्रो लाइन का विस्तार किया जाएगा। चुनावी राज्य बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम में नेशनल हाईवे का विस्तार किया जाएगा, और पहली बार डिजिटल जनगणना होने का ऐलान भी किया गया है। 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश किया जाएगा। ये जो लक्ष्य पिछली बार 2 लाख करोड़ था, वो घटाकर इस बार 2.25 लाख करोड़ पर सरकार ले आई है। तमाम बड़ी बातें इस बजट की आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चलती जा रही हैं। इन सब के साथ साथ आपको बता दें कि क्योंकि इस बजट को लेकर बहुत सी बातें की जा रही थी, खासकर किसानों को लेकर, किसानों का प्रोटेस्ट अब भी चल रहा है। इसी के तहत मैं बातचीत करना चाहूँगा और इस सेगमेंट में खासतौर पर जानना चाहूँगा अपने एक्सपर्ट से, प्रदीप जी से खासतौर पर। सर, किसानों के लिए जो प्रावधान किए गए, कृषि क्षेत्र के लिए जो प्रावधान किए गए, आपको लगता है कि कुछ गुस्सा शांत होगा या ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है या इसके अलावा भी कुछ होता, उसका ये जो आंदोलन चल रहा है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। या राजनीतिक आंदोलन? ये राजनीतिक आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन बन गया है राजनीतिक आंदोलन। और अगर हम इसे किसानों का आंदोलन मानते हैं तो हमको मानना पड़ेगा कि गेहूं और धान उगाने वाले ही किसान हैं इस देश में, बाकी किसान नहीं है। और ख़ास तौर से पंजाब और हरियाणा के किसान, उन्हीं को अगर पूरे देश का किसान मान लें तो निश्चित रूप से ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। लेकिन जिस तरह से 11 दौर की बातचीत चली है, उससे एक बात बड़ी साफ है कि समाधान नहीं चाहते जो लोग बातचीत कर रहे हैं, वो इस मुद्दे को लटकाए रखना चाहते हैं।
इस मुद्दे को देखिए, किसी भी बातचीत में, समझौते में एक पक्ष कभी ये नहीं कह सकता कि हमारी पोजीशन जो है मैक्सिमलिस्ट होगी। जो हमारी मांग है 100% मान लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद क्या बात करेंगे? तो सब बातें अगर मान ही ली जाए तो समझौते का मतलब होता है कुछ आप पीछे हटे, कुछ जो सामने वाला जिससे बात कर रहे हैं वो पीछे हटे, तब एक जगह आके मिलते हैं। ये जो बातचीत का रास्ता है ये मिलने वाला नहीं है, ये पैरेलल लाइन है रेलवे की जो समानांतर चलती रहेगी। लेकिन प्रांजल, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि हम शुरू से ये मानकर चल रहे थे, बड़े तबके को एक उम्मीद ये थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है उसके तहत वो जो 6,000 रुपए मिलते हैं। मैं जरा सा पहले दर्शकों को लेकर चलती हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन का रिएक्शन आ रहा है बजट को लेकर, जरा सुनते हैं। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स की स्थापना हो, इसके लिए योजना बनाकर प्रावधान किया गया है। 3,382 ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ की यूनिट्स 11 स्टेट्स में उनकी स्थापना करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसी तरह से 602 डिस्ट्रिक्ट्स में देश के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाने की योजना और साथ में 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में इस प्रकार के ब्लॉक बनाने की योजना के लिए भी प्रावधान किया गया है। जो हमारा देश का प्रतिष्ठित सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसने कोविड के कंट्रोल में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सफलता के साथ, ये प्रावधान किया गया है कि उसी प्रकार के 5 रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की ब्रांचेस सारे देश के अंदर स्थापित की जाएंगी। 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्वेलेंस यूनिट्स देश में स्थापित की जाएंगी और इसके साथ साथ 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा और 32 एयरपोर्ट्स, 11 सी पोर्ट्स और 7 लैंड क्रॉसिंग्स के ऊपर जो ये सारी हमारी टेस्टिंग की, पब्लिक हेल्थ की जो एक्टिविटीज, जिनको प्रमुखता से हमने सबने देखा कि कोविड के दौरान उनकी कितनी आवश्यकता थी, इतने स्थानों पर इनको बड़े पैमाने पर स्ट्रेंथन किया जाएगा। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स, इनको आने वाले समय में विकसित किया जाएगा, उसका प्रावधान किया गया है। एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, ये हमारा जो रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म हम लोग विकसित करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस के साथ मिलकर। और इससे भी ज़्यादा हमारे लिए खुशी की, गर्व की बात है कि 9 BSL 3 यानी बायो सेफ्टी लेवल 3 जो लेबोरेटरीज हैं वो भी देश में विकसित की जाएंगी। ये बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही एडवांस्ड लेबोरेटरीज होती हैं। हमने सुना होगा कि जब कोविड की जंग शुरू हुई तो देश में एक ही जगह पर जांच होती थी, NIV पुणे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। अब सरकार ने तय किया कि ऐसी 4 और रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये देश के अंदर स्थापित किए जाएंगे। अभी तक जो पिछले समय में भारत ने ही विकसित किया इंडिजिनस न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसको अभी केवल 5 स्टेट्स के अंदर बच्चों के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उपलब्ध कराया जाता था। अब ये वैक्सीन भी देश में सभी स्टेट्स के अंदर सभी बच्चों के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको उपलब्ध कराया जाएगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे, जो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इस बजट में एलोकेशंस की गई हैं, कहाँ की गई है, उसी का पूरा ब्यौरा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से रखा जा रहा था। देखिए, बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी से जो सीख लेनी चाहिए थी वो सरकार ने ली है, और बड़ी बात यह कि आपकी और सरकार अहम मानती है। सरकार की तरफ से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर बजट एलोकेशन 135% बढ़ाकर यही बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि हर हिंदुस्तानी की जिंदगी अनमोल है। ये बड़ा संदेश जो मोदी सरकार
और ये कोरोना वैक्सीन के लिए खास से 25,000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है, एलोकेट किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर 2,20,000 करोड़ का बजट जो रखा गया है। इंश्योरेंस में एफडीआई की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, 49% थी पहले, इसे बढ़ाकर अब 74% कर दिया गया है। खासतौर से जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना है उसके लिए 64,181 करोड़ रुपए 180 करोड़ रुपए का, माफ कीजिएगा, ये बजट जो रखा गया है। अच्छा, स्वास्थ्य के अंदर एक तरीके से इंक्लूजन करके जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, उसको रखा गया है। मिशन पोषण शुरू करेगी सरकार। इसके अलावा 602 जिलों में जो क्रिटिकल केयर अस्पताल हैं वो बनाए जाएंगे। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ को लेकर उस पर भी सरकार का पूरा जोर है। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, उसे और मजबूत किया जाएगा। ये आज के अपने बजट में निर्मला सीतारमण ने साफ किया। 70,000 गांव के वेलनेस सेंटर को मदद दी जाएगी। मतलब वो जो सबसे कमजोर कड़ी है, वो जो दूर दराज इलाकों में गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी सेहत का भी सरकार को पूरी तरीके से ख्याल है। सुमित, बिल्कुल। इस बीच में तमाम रिएक्शंस भी मिलते जा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को नो डाउट काफी ज्यादा वृद्धि हुई है उसके बजट में, लेकिन विपक्ष क्या सोच रहा है, अखिलेश यादव से बात की मेरे सहयोगी ने, सुनते हैं। देखिए, आजमगढ़ की सड़क जो NHAI ने बनाई है, अगर उस पर चल लें तो शायद आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो जो लोग सपना दिखाते थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उन्होंने किसान को निराश किया है। उद्योग जगत को बहुत बड़ा लाभ नहीं दिखाई दे रहा होगा। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं है। इस बजट ने हमारे गरीबों किसानों को धोखा दिया है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग एक ही चीज है कि जो 3 कानून है उनको वापस लिए जाएं। ये बजट से तो सवाल में कुछ कौन? समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है किसानों को, और ये तीनों बिल वापस होने चाहिए, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर समाजवादी सरकार में बन रहा था, बड़ी बड़ी मंडियाँ, एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियाँ, या किसान बाजार, या किसान को क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उस तरह के रास्ता अपनाया था, लेकिन वो सब का सब रुक गया। आखिरकार वो मंडियां क्यों रोक दी गई? वो कौन से स्थान हैं जहां पर किसान को अपनी फसल का पैदावार मिलेगी? धान में लुट गया, मक्के में लुट गया, अभी तो सरसों आने वाली है। अगर विदेश से तेल आ जाएगा, एडिबल ऑयल बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगी, ब्रांडेड कंपनियां बनाएंगी, तो हमारे देश का एडिबल ऑयल का क्या होगा? जो देसी हमारा तेल है, जो पिराई के माध्यम से बाजार में पहुंचता था, आखिरकार उसके लिए क्या बाजार है? हमारे जो गरीब हैं, किसान हैं, वो कैसे ब्रांडेड बना पाएंगे? वो कैसे मार्केटिंग कर पाएंगे? तो हमारे साथ बैठे तमाम एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं कि इस बजट से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जाकर अंत में फायदा पहुंचेगा, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में सरकार ने सुधार लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की कोशिश की। लेकिन अखिलेश यादव ऐसा बिल्कुल नहीं मान रहे। प्रांजल, क्यों? देखिए, अखिलेश यादव की आर्थिक समझ के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता फिलहाल, लेकिन बात यह है कि कृषि क्षेत्र में 25 साल से, या मैं ये कह लीजिए आप और हम 25 साल से बजट का विश्लेषण कर रहे हैं। हर बजट विश्लेषण में कहा जाता है कि किसानों को, किसी को भी अपना उत्पाद बेचने की एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये एक बुनियादी स्वतंत्रता है। देश के हर उत्पादक का वर्ग देख लीजिए, सिर्फ एक ये उत्पादक का वर्ग है जिसको बेचने की पूरी स्वतंत्रता नहीं है। मंडियां नहीं बंद करी जा रही हैं, आढ़तियों को नहीं हटाया जा रहा है, सिर्फ ये कहा जा रहा है आप तो रहेंगे, लेकिन उनको अलग से भी बेचने का मौका मिलना चाहिए। और कुछ नहीं, कृषि संगठन बनाए जा सकते हैं। अमूल की सक्सेस क्या हुई है? हर राज्य में एक मिल्क कोऑपरेटिव बनाए, उस तरह से आप कृषि की कोऑपरेटिव भी बना सकते हैं। आप बनाइए ना उस पर। तो जैसे ये हमारे नेता हैं, राज्यों के नेता हैं, उनको इस पर जोर लगाना चाहिए कि किसान के ऊपर बड़े कंपनियां भारी ना पड़ जाएं। इसलिए हम उन किसानों को संगठित करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, जैसे आपने अमूल का बनाया, जैसे अलग अलग दूध की जो कोऑपरेटिव्स बने, उस पर जोर देना चाहिए। बहलाना फुसलाने से किसको फायदा होगा? कुमारदीप, आप देखिए सिद्धार्थनगर में जो उदाहरण है, 300 किसान मिलकर शकरकंद की एक खास किस्म का उत्पादन कर रहे हैं। कंपनी आती है, सीधे खेत से लेकर चली जाती है। उनको जो मार्केट प्राइस मिलता था 10 से 15 रुपए, उसकी बजाय 25 रुपए प्रति किलो का मिल रहा है। तो ये उदाहरण है, लोगों ने करके दिखाया है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग और कम होती जाएगी। हम लोग ये चर्चा करते हैं स्टूडियो में बैठ के ना, वो वहाँ पे जो आंदोलनरत किसान है, उनका ये कहना है कि आपको हमारी तस्वीर पता ही नहीं है।
आप हमारी सही बातों पर रोशनी डालते ही नहीं है। आप सिर्फ वही बातें करते हैं, हमको आप ऑडी वाले किसान बोलकर आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। देखिए उनके ऑडी वाले किसान सारे नहीं हैं। सुमित की बात से मैं सहमत हूं, जो इन्होंने कहा अभी जैसे पेट्रोल मान लीजिए डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, तो डीजल के दाम बढ़ने का जो सीधा असर पड़ता है वो किसान कहेंगे कि भाई ऐसा है कि हमारे ट्यूबवेल चलाने के लिए या हमारे ट्रैक्टर चलाने के लिए उस पर हमारी लागत पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। ये अभी मैं सुन रहा था, अभी मैं कुछ आप ही के चैनल पर सुन रहा था, तो अब उसका क्या आप जवाब देंगे? एक दूसरी बात मैं यहाँ पर एक चीज़ जी, कितने % डीजल का इस्तेमाल होता है खेती में? देखिए ट्यूबवेल चलाने में ये 20 साल पुरानी बात हो गई जब बिजली की सप्लाई नहीं थी। बिजली पानी मुफ्त है। नहीं, अभी कह रहे थे कि बिजली पानी नहीं मुफ्त है। भाई बिल कौन देता है? 5 साल बिल नहीं देते हैं, अगले चुनाव में माफ करवा लेते हैं। चलिए ये बात तो मैं बीज पर सब्सिडी है, पक्ष में खाद बात पर सब्सिडी है, पर आप ये सोचिए ना कि जो गेहूं और धान नहीं उगाते वो किसान कैसे सरवाइव कर रहे हैं। देखिए इसी बात पे तो मैं इसी बात पे आ रहा था, जो सरकार नहीं खरीदती। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है उसमें और 22 पेरिशेबल आइटम्स को। अच्छा, मैं जरा सा आपको रोकना जी, चाहूंगी आप क्योंकि बजट आया है और बजट में, अच्छा पता नहीं मुझे, ये चीज हम मिस तो शायद नहीं कर रहे हैं, इस पर मुझे लगता है आगे विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे कि खासतौर से वो राज्य जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं उनका खासा जिक्र किया गया है, वहां पर कई प्रदीप जी ये नहीं मान रहे थे, लेकिन खासा जिक्र किया गया भाषण में भी 3-4 बार बाकायदा नाम लिया गया, जहां जहां चाहे तमिलनाडु का, चाहे असम का, वहां तालियां भी बजी, तालियां बाकायदा बज रही थी। और बंगाल के लिए तो न सिर्फ राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी? देखिए वो तो साड़ी से शुरू हो गया था। अच्छा ठीक है, लेकिन बीजेपी कहा गया है वो तो वैसे भी बनने थी सर। बीजेपी के जो बंगाल में अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनसे बातचीत हुई है, जरा सुन लेते हैं वो बजट पर किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि चुनावी राज्य के लिए तोहफा तो बढ़ा दिया है वित्त मंत्री। हमारे साथ बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष साहब हैं, उनसे बात करते हैं। जी बल्ले बल्ले हो गई बंगाल की, तो 625 किलोमीटर का कोलकाता सिलीगुड़ी कॉरिडोर 25,000 करोड़ रुपया एक मुश्त मिल गया। बिल्कुल जी, बंगाल बहुत पीछे है। स्वतंत्रता के बाद बाकी प्रदेश आगे बढ़े हैं, हम आगे थे लेकिन हम पीछे आ रहे हैं। और वहाँ की कानून व्यवस्था से लेकर के विकास हर चीज बाधित हुआ है। और मोदी जी का पूरा उसमें दृष्टि है, होम मिनिस्टर साहब खुद जा रहे हैं। जैसा कि हम पॉलिटिकली स्ट्रांग हो रहे हैं उसी प्रकार इकोनॉमी में भी बंगाल को स्ट्रांग करना और आगे बढ़ाना है। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री का पहले से जो डिक्लेरेशन था कि देश का उत्तर दक्षिण और पश्चिम का विकास हुआ है, पूर्व का नहीं हो पाया है, और जब तक तो वो नहीं होता है हमारा विकास अधूरा है। मुझे लगता है उसी दिशा में सरकार इस बार कदम बढ़ाया है, बजट में उसका छवि दिखता है। अच्छा देखिए, पूरब से एक और बड़ी हस्ती आते हैं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, वो इस बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जरा सुनते हैं। एक महामारी के समय में इतना अच्छा बजट पेश करना, ये प्रधानमंत्री जी का दूरदृष्टि था और निर्मला जी का जो मैनेजमेंट है तो बहुत अच्छा है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ और वित्त मंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और गाँव के लिए बहुत अच्छा बजट रहा है। और साथ ही केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, उनसे बात की है मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी। नित्यानंद जी, कैसा रहा बजट ये? आत्मनिर्भर भारत की झलक है, सबके लिए बजट है, सबके विकास, सबके कल्याण के लिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बहुत फलदायी और बहुत ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसमें कुछ खास है नहीं बजट में। विपक्ष के पास ही कुछ खास नहीं, विपक्ष की सोच ही इस प्रकार की है, इसलिए वो यानी साफ तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना है कि विपक्ष के पास कुछ नहीं है, इस वजह से इस तरीके की बातें कर रहा है, वरना आत्मनिर्भर भारत की पहचान है या उसको आगे बढ़ाने वाला है ये बजट। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। जिससे हम हेल्थ इज वेल्थ की बात करते आ रहे हैं, इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट की जो डायरेक्टर है, मुखिया हैं अदर पूनावाला, जिन्होंने दवाई बनाई है एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड, उनका पहला रिएक्शन आ गया है। ट्वीट किया है अदर पूनावाला ने, और ट्वीट में वो लिखते हैं, ग्रेट बजट 2021 announcements, Nirmala Sitharaman ji, especially on healthcare and vaccines. This is the best investment any country can make. A healthier India is a more productive India.
तारीफ कर रहे हैं खुलकर कि आपने जो हेल्थ के सेक्टर में ज़बरदस्त पैसा दिया है, बजट दिया है, उसको लेकर प्रफुल्लित है अदर पूनावाला। और अदर पूनावाला अब शायद घर घर में नाम हो चुके हैं, क्योंकि इनकी कंपनी ने वो हिंदुस्तानी आत्मनिर्भर भारत की वो दवा बनाई है जो अब दुनिया भर में सप्लाई हो रही है कोविड से लड़ने के लिए। रिएक्शन लेना चाहूँगा कुमारदीप, आपके खास तौर पर आपके जो हम किसान से बात कर रहे थे, मैं फिर जंप कर रहा हूँ, मैं हेल्थ पे आ रहा हूँ। आपको लगता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इतना बड़ा जंप है 137 करोड़, इससे सरकारी अस्पतालों की बदहाली खत्म होगी, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की मौजूदगी तय होगी, सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की अवेलेबिलिटी निश्चित होगी? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि जो डायरेक्शन दिया गया है वो तकरीबन अगले 5 से 6 साल के लिए दिया गया है, जो बहुत अच्छी बात है देश की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन क्या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों या फिर नर्सेज मुहैया होंगे या कंपाउंडर मुहैया होंगे, ये बात तभी सुनिश्चित होगी अगर सारे जो 17,000 तकरीबन रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स और 14,000 के करीब जो अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स जिसकी बात कही गई है, उन सबको एक डिजिटल हाईवे में जोड़कर आप एक नोडल प्लेटफॉर्म से उस पर अगर आप नज़र रखें, जिस तरह से एक बायोमेट्रिक्स के तहत एक स्कूल में अटेंडेंस लिया जाता है या सरकारी दफ्तरों में अटेंडेंस लिया जाता है, अगर आप वो सुनिश्चित कर लें, हालांकि मेरे ख्याल से इस पे भी बहुत ज़्यादा विरोध होगा, तो फिर ज़रूर इस क्षेत्र में हमें कामयाबी मिलेगी और देश की जो हेल्थ की जो नींव है या जो इसको कह ले रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत हो जाएगी। बहुत ये ज़रूरी होगा। एक रिएक्शन में केडिया साहब आपको लेना चाहूँगा, एज ए टैक्स एक्सपर्ट बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आम हिंदुस्तानी की तरह आपको लगता है कि 137% का जो इजाफा है स्वास्थ्य के क्षेत्र के बजट में, इससे क्या आमूलचूल परिवर्तन आएगा? क्या आप सोचते हैं कि ये करना ही चाहिए? सबसे पहले देखिए, भारत में गवर्नमेंट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं बेसिकली उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। सबसे अच्छे डॉक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में, सबसे अच्छा इक्विपमेंट्स वहाँ पे, सबसे अच्छी जगह पर अस्पताल है पूरे शहर में, केंद्र में होते हैं बिल्कुल, जहाँ की प्रॉपर्टी की कीमत हजारों लाखों करोड़ रुपए होती है आम के कंपैरिजन में। इसके बावजूद भी सिस्टम पूरा कोलैप्स है वहाँ पर। अगर हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से अगर बढ़ावा दिया जाए और वहाँ पर वैसी सुविधा मिले जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में मिलती है, तो ऑफकोर्स हेल्थ के मामले में बहुत बड़ा कल्याण होएगा लोगों का। और जो स्पेशली क्यों बनवाए जाते हैं? दो समस्याएं हैं। आप जो आप कह रहे थे ना कि सरकारी अस्पतालों में सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, बिल्कुल सही बात है। वो डॉक्टर अच्छे हैं जो इसको प्रोफेशन की बजाय मिशन मानकर काम करते हैं। आप उन सब अच्छे डॉक्टरों को देखिए, उनका जीवन देखिए, कितना सादगी भरा आपको मिलेगा। और वो मानते हैं कि ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं, इस हिसाब से करते हैं। समस्या ये है कि जो डॉक्टरी पढ़कर निकलते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग रूरल एरिया में, गांव में या छोटे कस्बों शहरों में जाना नहीं चाहते। तीसरी चीज़ ये है कि डॉक्टरों की कमी भी है। तो ये जो सरकार ने शुरू किया है पिछले 3-4 साल से कि हर 3 लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और उस इलाके का जो सबसे बड़ा जिला अस्पताल हो उससे जोड़ दिया जाए उस मेडिकल कॉलेज को, तो नर्सों की और डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा ये दीप जी की बात से हम सहमत हैं कि अगर आप इसको जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे, ये सुने गांव में आपकी तैनाती हो गई, जाते नहीं है, तनख्वाह लेने एक दिन चले जाते हैं, उस दिन अटेंडेंस लगाने जाते हैं। तो ये जिस तरह से स्कूलों में हुआ है, बायोमेट्रिक होते ही अब स्कूलों में छात्रों की छोड़िए शिक्षकों की जो है सरकारें तो केवल नीतियां बना सकती हैं, इम्प्लीमेंट करने और कराने का काम तो हम लोगों पर है। हम कितना ईमानदारी से अपने फर्ज को, अपने दायित्व को समझते हैं और कर पाते हैं। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो देश क्यों नहीं आगे बढ़ेगा, क्यों नहीं हम सब मिलकर इस देश को आगे ले जा सकते हैं। लगातार ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। जनमन धन, निर्मला सीतारमण अपना कोविड काल का बजट पेश कर चुकी है।